मिस्टर ओबरॉय के ऐसा कहते ही कि शादी मुबारक हो साही, साहित्य हैरानी से उनकी तरफ देखता है क्योंकि इस नाम से वो उसे बचपन में बुलाते थे। मिस्टर ओबरॉय अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उसमें थाम रखा एक डिब्बा साहित्य को देते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी। ये कहने के बाद वो भीगी पलकों के साथ वहाँ से चले जाते हैं और साहित्य उन्हें जाते हुए देखता रहता है और उसकी पकड़ उस डिब्बे पर कस जाती है और वो वहाँ से सीधा अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ जाते ही साहित्य अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपने हाथ में पकड़ रहा डिब्बा नीचे ज़मीन पर फेंकने वाला होता है कि बीच में ही रुक जाता है और उसे पकड़े हुए दरवाजे के साथ सटकर बैठ जाता है और उसे देखने लग जाता है और फिर हल्के से उस डिब्बे को खोलता है और अपनी नम आँखों को पोंछने लग जाता है। साहित्य उस डिब्बे में से एक चॉकलेट बाहर निकालता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है और रोते हुए अपना सिर पीछे दरवाजे से टिका लेता है। उसकी आँखों से आंसू निकलकर उसकी गालों पर आ जाते हैं और वो अपने घुटनों में सिर छुपाए काफ़ी देर तक रोता रहता है। आज ओबरॉय मैंशन किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था और दूर से ही उसकी शान देखे बन रही थी। लाइट्स चमचमाते हुए हर तरफ रोशनी बिखेर रही थी और रात के समय तो ओबरॉय मैंशन की शान देखे बन रही थी। बाहर चमचमाती कारों की लाइनें लगी हुई थी क्योंकि साहित्य ओबरॉय की शादी में शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई थी जिनमें बिजनेसमैन, एक्टर आदि थे। वहीं ओबरॉय मैंशन के एक कमरे में जानवी लाल रंग का शादी का जोड़ा पहने बैठी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ और गले में भारी हार और कानों में झुमके और मेकअप, कुल मिलाकर उसने साहित्य पर बिजली गिराने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वहीं दूसरी तरफ हॉल के बीचों बीच मंडप सजा हुआ था जिसे इतने अच्छे से तैयार किया गया था कि उसे देख किसी का भी दिल शादी करने के लिए उस पर आ जाए। उस मंडप के बीचों बीच हवन कुंड के पास बैठे पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे और उनके सामने साहित्य हाथ जोड़े बैठा था और इस समय वो इतना हैंडसम लग रहा था कि जो भी लड़की उसे देख रही थी वो सोच रही थी कि जानवी की किस्मत और उसकी पसंद सच में काफ़ी बेहतरीन है। वहीं दादाजी भी किसी रियासत के महाराजा की तरह एक तरफ बैठे थे और सच में आज तो वो भी काफ़ी हैंडसम लग रहे थे और वहाँ मौजूद बुढ़ी आंटियों का दिल लूट रहे थे। आज तो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी वहाँ मौजूद बच्चों की दादियाँ चुराने की। तभी पंडित जी कहते हैं, दुल्हन को बुलाइए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। तभी दादी जतिन को इशारा करती है और जतिन ऊपर जानवी के कमरे की ओर चल देता है। जतिन उसके कमरे में जाता है और जानवी की तरफ देखता है जिसने लंबा घूंघट निकाला हुआ था और उसको आवाज़ देता है और शादी के लिबास में सजी दुल्हन जतिन की तरफ देखती है और जतिन उसके सामने मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी। जानवी उसकी तरफ घूंघट के नीचे से हैरानी से देखती है तो जतिन अपने हाथ में पकड़ा डंडा ऊपर उठाता है और उसके सिर पर दे मारता है और वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाती है और थोड़ी ही देर में बेहोश भी हो जाती है। जतिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आई होप कि तुम्हें ज़्यादा चोट ना आई हो, पर आज तो मेरी बहन की ही शादी होगी। ये कहकर जतिन तिरछा मुस्कुरा देता है और अपने पीछे खड़े शख्स को देखता है और कहता है ना? जतिन अपने सामने खड़े इंसान की तरफ पलट जाता है और कहता है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं बाहर इंतज़ार करता हूँ, पर जल्दी आना, वरना अगर किसी को शक हो गया तो ना जाने क्या होगा।
वो इंसान हाँ में गर्दन हिलाता है और जतिन के जाते ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है और उस बेहोश हो चुकी दुल्हन जानी जानवी को घसीटते हुए पास की अलमारी में बंद कर देता है। वहीं जतिन उस कमरे से थोड़ा दूर आ जाता है क्योंकि उसने कुछ लड़कियों को उस तरफ आते देखा था जो जानवी को नीचे लेकर जाने वाली थी। वो लड़कियां जतिन के पास आती हैं और कहती हैं, आप दुल्हन को लेने आए थे ना, पर अभी तक यही खड़े हो, नीचे सब उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जतिन उनसे कहता है, हाँ बस वो तैयार हो रही थी तो मैं यहाँ आ गया, आप लोग उसे लेकर आ जाना, मैं अभी नीचे चलता हूँ, पर एक बात कहनी थी आप लोगों से। उनमें से एक लड़की कहती है, जी कहिए। जतिन उनसे कहता है, प्लीज़ कोई भी मेरी बहन का घूंघट मत उठाना, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की का घूंघट फेरे होने तक नहीं उठाया जाता। वो लड़कियाँ हाँ में गर्दन हिलाती हैं और उस कमरे की तरफ चल देती हैं जहाँ पर दुल्हन यानी जानवी थी। वहीं जतिन हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान सब ठीक कर देना, किसी को पता ना चलने पाए कि घूंघट के अंदर कौन है, बस ये शादी हो जाए, फिर मैं पक्का आपको 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, इतने में एडजस्ट कर लेना प्लीज़। ये कहकर जतिन वहाँ से नीचे चला जाता है और देखता है कि सभी जानवी का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं वो लड़कियाँ दुल्हन को लेकर नीचे आती हैं और वहीं जब वो सीढ़ियाँ उतर रही थी तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। साहित्य उस तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये जानवी ने इतना बड़ा घूंघट क्यों निकाला हुआ है और इसके लहंगे का रंग भी कुछ अलग है। मुझे अच्छे से याद है हमने जो लहंगा लिया था वो रेड कलर का था, पर इस लहंगे का रंग थोड़ा अलग है और जानवी भी पहले से कुछ थोड़ी अलग सी लग रही है। साहित्य ये सब सोच ही रहा था कि वो लड़कियां दुल्हन को ले जाकर साहित्य के बगल में बिठा देती हैं और पंडित जी मंत्र उच्चारण शुरू करते हैं। तभी अचानक ओबरॉय मैंशन की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और साहित्य अपने बगल में बैठी जानवी का हाथ पकड़ लेता है, पर जानवी उसके ऐसा करने का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और ये बात साहित्य को थोड़ी सी अजीब ज़रूर लगती है क्योंकि जानवी अच्छे से जानती थी कि साहित्य को अंधेरे से डर लगता है। तभी सीढ़ियों के पास एक रोशनी जगती है जिसमें जतिन खड़ा था, वो भी अपने हाथों में माइक पकड़े। वो सबको देखते हुए कहता है, मुझे पता है कि सबको शादी होने का इंतज़ार है और हमारे दुल्हे राजा भी शादी होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, पर उससे पहले मैंने कुछ तैयार किया है जो मैं शादी होने से पहले आप सबको दिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कुछ मिनट के लिए ये वीडियो देखिए, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और जिन लोगों को डर है कि मुहूर्त बीत जाएगा वो लोग चिंता मत करना, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आगे वाला मुहूर्त पहले से भी ज़्यादा अच्छा है। ये कहकर जतिन पंडित जी की तरफ रोशनी करने का इशारा करता है और खुद पर रोशनी महसूस करते ही पंडित जी भी जतिन की बात पर सहमति जता देते हैं। वहीं दादाजी खुद से कहते हैं, ये लड़का भी ना ये नहीं कि शादी होने दे दे, आज तो इसकी हरकतें एकदम अंश जैसी हो गई हैं और इसे याद आया ये अंश का बच्चा है कहाँ पर, कब से देख रहा हूँ, कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। ये कहते हुए दादाजी अंश को देखने लग जाते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी प्रोजेक्टर चालू होता है और उस पर साहित्य और जानवी की कुछ तस्वीरें चलने लगती हैं और साथ में एक रोमांटिक सा गाना जो माहौल को खुशनुमा और रोमांचक बना देता है वो भी चलने लगता है। सभी का ध्यान प्रोजेक्टर पर था और सभी चल रहे गाने का आनंद मान रहे थे। वहीं साहित्य के बगल में बैठी जानवी अपना हाथ उठाती है और साहित्य के हाथ पर रख देती है और साहित्य उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। तभी जानवी अपना हाथ उसके हाथ पर से उठाती है और उसके थोड़ा करीब होकर बैठ जाती है और साहित्य को उसका ऐसा करना थोड़ा अजीब लग रहा था पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया।
तभी साहित्य को महसूस होता है कि इस घने अंधेरे में किसी के हाथ उसकी गर्दन से होते हुए उसके सीने तक जा रहे थे, और साहित्य ये महसूस कर जाह्नवी की तरफ अजीब नज़रों से देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि ये सब जाह्नवी कर रही है। वो हल्के से जाह्नवी से कहता है, जानू, ये सब तुम क्या कर रही हो? अभी हम शादी के मंडप में बैठे हैं, प्लीज़ रुक जाओ। और तुम्हें आज हो क्या गया है? ऐसा आज से पहले तो तुमने कभी नहीं किया। जाह्नवी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और उससे थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है। और ये सारी चीज़ें साहित्य को काफ़ी अजीब लग रही थी और इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए साहित्य प्रोजेक्टर की तरफ देखने लग जाता है। तभी प्रोजेक्टर बंद होता है और एक बार फिर सबके सामने जतिन आता है और कहता है, तो ये थी इन दोनों लवर्स की अब तक की मेमोरीज़, और आगे ये मिलकर अपनी नई मेमोरीज़ बनाएंगे और वो भी इनकी ही तरह खूबसूरत हो, यही मेरी इच्छा है। ये कहकर जतिन माइक रख देता है और सारी लाइट्स एक बार फिर चालू हो जाती हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं और शादी की विधियाँ शुरू करते हैं कि तभी साहित्य का ध्यान जाह्नवी के हाथों पर जाता है और वह झट से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसे ऐसे खड़ा देख सभी हैरान हो जाते हैं। पर इससे पहले कि कोई कुछ कहता, साहित्य अपनी बगल में बैठी जाह्नवी का घूंघट एक झटके में उठा देता है, जिस कारण उसे अपना घूंघट संभालने का मौका ही नहीं मिलता। जाह्नवी का घूंघट उठते ही सबके सब हैरान रह जाते हैं और साहित्य के साथ सभी आंखें बड़ी किए दुल्हन को देखने लग जाते हैं। वहाँ पर एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो हैरान नहीं था। तो कैसा लगा आप लोगों को ये भाग? तो कृपा कर कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे तो वो भी बताएं। धन्यवाद।